हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस बूस्टर में। आज हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन बिहार दरोगा सामान्य अध्ययन जो एईडीओ बीएसएससी सीजीएल 4 टीआरई 4 के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसमें हम लोग आज जो देखेंगे इसमें पॉलिटी, संवैधानिक विकास और भारतीय राजस्व व्यवस्था, ये दोनों चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। संवैधानिक विकास हम लोग देखते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम जो है वो 1885 से 1947। यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना बैरन्स हेस्टिंग। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय व्यक्तियों से उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल की परिषदों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामले हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात द्वैध शासन शुरू हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। 1784 ईस्वी में संशोधन अधिनियम 1786 संशोधन अधिनियम 1786 मुख्य रूप से लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में स्वीकार करने के लिए। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा गवर्नर जनरल के पद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। संशोधन अधिनियम 1786 में एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था। चार्टर एक्ट 1793 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए व्यापार करने का एकाधिकार जारी रखने की अनुमति दी गई थी। चार्टर एक्ट 1793 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। चार्टर एक्ट 1793 द्वारा चार्टर एक्ट 1813 पहली बार भारतीय को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था। 1813 के एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारतीय प्रशासन का
केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले। भारत में दास प्रथा समाप्त किया। 1843 में एलनब्रुक ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली बार अयोग्यता के आधार पर नियुक्त का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 में चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम चार्टर अधिनियम चार्टर एक्ट 1853 है। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 चार्टर एक्ट द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत का शासन कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, अर्थात भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी को सौंपा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्वीन विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम 1861 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों से छीनी गई कानून बनाने की शक्तियों को वापस कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया ने भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया 2 वर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पेश किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मालो-मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मालो-मिल्टो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत 1909 में इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। 1909 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा
परिषद के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 के शासन अधिनियम को केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनस कार्टिस को। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के सिफारिश पर अध्यक्षता सर रॉल्स वाडकर के द्वारा किया गया। ली आयोग का गठन 1923-24 ईस्वी में भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार मिला है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत शासन अधिनियम मुख्य रूप से लागू हुआ 1921 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा देश में मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यहाँ कुछ डिलीट हो चुका है। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अदन को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया 1 अप्रैल 1937 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान बनाने का प्रावधान किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 8 जुलाई 1947 को वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 1858 में चलाया जा रहा भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत में प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाई माउंटबेटन योजना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार यहाँ से भारतीय राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। प्रति 10 लाख जनसंख्या
प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में। अंतिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड बेवेल थे। अंतिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा किस रियासत के प्रतिनिधित्वों ने भाग नहीं लिया था? यह हैदराबाद का। भारतीय संविधान सभा के गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का प्रारूप जो है तैयार किया गया था VN राव ने। संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था HBR अयंगर को। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान सभा का कार्य भारतीय संविधान को बनाया था। संविधान सभा ने संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य की पुष्टि की। मई 1949 में झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा प्रतीक था हाथी। अंतिम सरकार 1946 में मंत्री गृह सूचना एवं प्रसार मंत्री सरदार पटेल, कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री जो है ये बलदेव सिंह थे, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वित्त मंत्री लियाकत अली थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, शिक्षा और कला मंत्री सी राजगोपालाचारी थे, रेलवे और परिवहन मंत्री जो है ये आसिफ अली थे, संचार और डाक मंत्री अब्दुल रब निस्तार थे, कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान थे, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार निर्वाचन हुआ। पूर्वी बंगाल से देश के विभाजन के बाद वह बम्बई प्रेसिडेंसी से किसने बम्बई प्रेसिडेंसी की अपनी सीट से इस्तीफा दिया ताकि डॉक्टर अंबेडकर उस सीट से दोबारा चुनकर संविधान सभा आ सके? MR जयशंकर। भारतीय संविधान का जनक और आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? BR अम्बेडकर ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मुंबई स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ जाता है? चैतन्य भूमि को। भीमराव अंबेडकर भारत रत्न दिया गया। 1990 में BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। कुल सदस्य जो है ये 211 था। प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 10 अगस्त 1947 को कराची में अध्यक्ष जो मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। भारत विभाजन।
देश के विभाजन की योजना जो है वो प्रस्तुत की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को देश का विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन को कानूनी रूप दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ था। 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को भारत में स्वतंत्र हुए। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। 14 अगस्त 1947 को विभाजन के समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 1971 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय कितनी रियासतें थी? 562। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए थे 229 भारतीय प्रांतों से एवं 70 जो है ये देसी रियासत से थे। महत्वपूर्ण समितियां और अध्यक्ष देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई? 22। 8 मुख्य थे तथा 14 लघु समितियां थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की कुल बैठक हुई थी 141 में। भारत संविधान के प्रारूप पर चर्चा 114 दिन। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, बी.एल. मित्र, बाद में एन माधवराव, डी.पी. खेतान, मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान में प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल 15 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे। भारतीय संविधान के निर्माण देख लेते हैं। संविधान निर्माण का प्रारंभ हुआ 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? कुल 11 सत्र। संविधान बनाने के लिए कुल कितने दिन बैठक हुई थी? 165 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल खर्चा हुआ था लगभग 64 लाख रुपये। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। संविधान लिखने का काम पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। जब संविधान लागू हुआ अर्थात मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूची भागों की संख्या थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग है। वर्तमान में अनुच्छेद जो है वह 495 से अधिक है। वर्तमान में संविधान में भाग जो है वह 25 है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो वह 12 है। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर है। मूल संविधान लिखा गया अंग्रेजी में। मूल संविधान लिखा गया अंग्रेजी में। संविधान को लिखने वाला मुख्य सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा। अंग्रेजी में संविधान
मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया था। बसंत कृष्ण वैद्य ने भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया था। नंदलाल बोस ने प्रस्तावना वाले पन्ने को सजाया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। BOR सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा ने संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया। अनुच्छेद 393 में संविधान की प्राकृतिक एवं स्वरूप। भारतीय संविधान की प्राकृतिक है, स्वरूप में संघात्मक लेकिन आत्मा में एकात्मक। भारतीय संविधान में देश का नाम इंडिया अर्थात भारत। भारत का संविधान भारत में वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में। भारतीय संविधान के स्वरूप को अक्सर कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है KC वीयर ने। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है का तात्पर्य राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत एक गणतंत्र है अर्थात भारत का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं है अर्थात देश का प्रमुख चुनाव हुआ होगा। भारत का संविधान अत्यंत कठोर अंशतः लचीला है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का। संविधान सभा निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका। 1787 में नेपाल ने पहली बार अपना नया लोकतांत्रिक संविधान बनाया। 20 सितंबर 2015 को स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। गृह एवं सूचना और प्रसार मंत्री सरदार पटेल। कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। वित्त मंत्री RK शनमुखम सेठी। श्रम मंत्री जगजीवन राम। शिक्षा मंत्री मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद। रेलवे और परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। संचार मंत्री रफ़ी अहमद केदवई। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना देख लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्तावना था ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को भी कहा गया प्रस्तावना ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग से। भारत में राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत जनता है। प्रस्तावना का विचार लाया गया था अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में प्रमुख स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता द्वारा प्रेरित फ्रांसीसी क्रांति से प्रस्तावना को संशोधित किया गया। एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान कहा गया। 42वां संविधान संशोधन को प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय पंथनिरपेक्ष से तात्पर्य है नागरिकों को किसी भी धर्म को मनाने की पूरी स्वतंत्रता। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। बेरुबाड़ी यूनियन मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। भारतीय संविधान में आत्मा माना गया है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथ बनाम
केरल राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली जो है वह के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान के स्रोत देख लेते हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है। ये जापान में संविधान के संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा मॉडल जो है ये लिया गया है। ये कनाडा से मूल कर्तव्य लिया गया है। ये सोवियत संघ से समवर्ती सूची एवं दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन से मूल या मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद तथा न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जापान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड से भारत में संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं राज्य भाषा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में अनुसूचियां, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की सूची और नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में संविधान के पदाधिकारी के वेतन, भत्ते, पेंशन है। तीसरी अनुसूची में मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप से है। चौथी अनुसूची जो है वह राज्य सभा के सीटों के आवंटन से है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति प्रशासन से है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से। आठवीं अनुसूची संबंधित है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त वैश्य भाषाओं की सूची से। 90वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम से। 10वीं अनुसूची जो ये दल बदल के संबंधित प्रावधानों से है। दल बदल निरोध अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। दल बदल विरोध कानून को मान्यता दी गई है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? ये 29। नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। राज्य, संघ एवं समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। वर्तमान में राज्य सूची, संघ और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 61, 100 और 62 है। पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, पंचायती राज, स्थानीय शासन, कृषि, जेल, कानून व्यवस्था, शराब विषय राज्य सूची का। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का। वन, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, समाचार पत्र, पुस्तकें, प्रेस और वन्य जीव का संरक्षण विषय समवर्ती सूची का। राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, वह केंद्र व राज्य दोनों को समवर्ती सूची लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से मूल संविधान में शिक्षा का विषय थी राज्य सूची, वर्तमान में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची स्थानांतरित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान सभा के प्रमुख भाग देख लेते हैं। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 है, वर्तमान में भागों की संख्या 25 है। भाग 1 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से, भाग 2 संबंधित है नगरपालिका से, भाग 3 जो ये संबंधित है ये मौलिक अधिकार से। भारत का मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 को। राज्य की नीति निर्देशक का उल्लेख भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के 1 में ए में है। संविधान के सबसे बड़ा भाग 5वां है। संघीय सरकार, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 5 में है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है भाग 5 के अध्याय 4 में है। भाग 7
को हटा दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं का उल्लेख क्रमशः भाग 9 और भाग 9 के ए में, भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है, भाग 17 जो है ये राजभाषा से संबंधित है, भाग 18 आपातकाल से संबंधित है, भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत की राजभाषा देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में संबंधित है भाषा से। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, जो शुरू में थी 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची बोडो, डोगरी, मैथिली 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, वह 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। राज्य भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार अनुच्छेद 344 के तहत राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं का एक श्रृंखला बनाने का निर्णय कब लिया गया? 22 अक्टूबर 2004 को। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है। भारत में पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया 2004 में, संस्कृत को 2005 में, बंगाली को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। यहाँ से संघ और उसका राज्य क्षेत्र देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। नए राज्यों के प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद को। अनुच्छेद 3 संबंधित है भारतीय आंतरिक राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र बदलने से। आज़ादी के बाद भारत के राज्यों को 1950 में 4 श्रेणी ABCD में बांटा गया था। भाग ए जो है ये ब्रिटिश प्रांत थे, भाग बी रियासतें थे, भाग सी छोटे और मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, भाग डी अंडमान और निकोबार। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए सबसे पहले 1948 में बनाया गया S.K. धर आयोग JVP समिति ने खारिज किया। स्वतंत्रता के बाद 1956 में भारतीय राज्यों को पुनर्गठन का आधार जो था वह भाषा है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। गठन 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 1 नवंबर को और 6 केंद्र शासित प्रदेश 14 राज्य बनाए गए। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। असम से अलग होकर नागालैंड भारत 16वां राज्य बना था 1963 में। 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1981 द्वारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन
किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है केवल संसद को। संशोधन की शक्ति का वर्णन संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, जिसके माध्यम से नवी अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित था। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में। भारत का लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। एक सभा संविधान संशोधन 2015 से संबंधित है। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से। 101वां संशोधन 2016 संबंधित है। पूरे देश जीएसटी लागू करने से। 102वां संविधान संशोधन 2018 संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। 103वां संशोधन जो 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। 104वां संविधान संशोधन 2020 में से संबंधित है। लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण का विस्तार और एंग्लो इंडियन कोटे की समाप्ति से। 105वां संविधान संशोधन 2021 में इसके तहत राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार वापस मिला है। 106वां संविधान संशोधन 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जो लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। भारत की नागरिकता। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का विचार लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से। लक्ष्मी सिंघवी समिति संबंधित है दोहरी नागरिकता से। नागरिकता का विषय है संघ सूची से। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है वह 5 से 11 तक है। नागरिकता कानून बनाने का अधिकार केवल संसद गृह मंत्रालय के पास है। नागरिकता को सबसे पहले परिभाषित किया अरस्तु ने। भारत की नागरिकता 5 तरीके अधिनियम 1955 के अनुसार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकृत द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के निवास अनिवार्य होगा 7 वर्ष तक। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे कम से कम 12 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। भारत से लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष तक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 सदस्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ईसाई के लिए नागरिकता की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जो लोग 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके हैं। भारत का पहला नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था 30 दिसंबर 1955 को। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। अंतिम बार 2019 में। नागरिकता संशोधन CAA 2019 लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरे देश में प्रभावी हुआ था 11 मार्च 2024 को। मौलिक अधिकार देख लेते हैं यहाँ से। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क के तहत ये विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। केशवानंद भारतीय वाद्य ने मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार का निलंबन संबंधित प्रावधानों का वर्णन अनुच्छेद 358 तथा 359 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 1922 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शिक्षा संबंधित अधिकार 2930 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 14 में वर्णित संविधान के समक्ष समता प्रेरित है। ब्रिटेन से अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अपस्यता का अंत अनुच्छेद 16 में है। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है। अपस्यता विरोध अधिनियम 1955 में है। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में है। चौथे स्तंभ इंगित करता है प्रेस को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है। अनुच्छेद 21 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 29 से 6 से 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को कारखानाओं जोखिम बड़े कामों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 24 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार प्रभावी है। 1 अप्रैल 2010 से मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन मौलिक अधिकार का रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार का। न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाने वाला 5 प्रकार का रिट जो है यह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट जो है यह बंदी प्रत्यक्षीकरण है। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तब उसके लिए जारी किया गया रीट कहलाता है प्रमादेश। प्रमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस के सुनवाई कर रहे को रोकने के लिए जारी किया जाने वाला रीट प्रतिषेध है। अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर गलत फैसला सुना दिया तो गलत फैसले को रोकने के लिए जारी किया जाता उत्प्रेषण रीट। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सरकारी पद को हथिया लेता है तो उसे बचाने के लिए रीट जारी किया जाता। अधिकार परीक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देश सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है और बाध्य योग इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। केटी शाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता। अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में 4 नए विषय जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देश सिद्धांतों को संवैधानिक की अनोखी विशेषता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। केटी शाह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 को अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो 11 पूर्व में 10 था 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा
यहाँ से संसद देख लेते हैं। भारतीय संसद का 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन राज्यसभा है, यह कभी भंग नहीं होता है। संसद के निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों होती है। साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले पर संसद में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक शुरू करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। यह लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राज्यसभा या उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। संयुक्त बैठक में फैसला किया जाता है साधारण बहुमत के आधार पर। अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, बैंकिंग सेवा आयोग 1978 में, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में प्रथम संयुक्त बैठक हुई है। 6 मई 1961 को दहेज निरोध विधेयक पर संसद की किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। कोई भी व्यक्ति बिना सदन सदस्य बने मंत्री पद पर रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल होता है 6 माह। संसद की कार्यवाही सूचना के प्रथम विषय होता है। यह प्रश्नकाल संसद के प्रत्येक सदन की बैठक का पहला घंटा होता है। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र, क्योंकि इसके बिना किसी पूर्व सूचना, सॉरी दोस्तों यहाँ कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है। प्रश्नकाल के मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। तार्किक प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। जो लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न। आंतरिक प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में सभा पटल पर रखा जाता है। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न। संसद के सत्र देख लेते हैं। संसद के सत्र को आहूत की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक रूप से 1 वर्ष में कम से कम न्यूनतम 2 सत्र होना अनिवार्य है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः भारत में 1 वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। संसद को 3 सत्र जो है ये बजट सत्र जो फरवरी मई में सबसे पहला सत्र है, मानसून सत्र जुलाई सितंबर में, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में सबसे छोटा सत्र है। नई एवं पुरानी संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। 28 मई 2023 को नया संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। नए संसद भवन किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? वह सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास योजना का। नया संसद भवन लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों के बैठने की जगह है? 888 और 384। नया संसद भवन में कितने सदस्यों के बैठने की जगह है? वह 888 लोकसभा में और 384 राज्यसभा में। नई संसद का आधिकारिक नाम जो है ये संसद भवन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद भवन को नाम दिया है संविधान सदन। पुरानी संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियन ने। पुरानी संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था 1921 में, निर्माण पूरा हुआ 1927 में। पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 में लॉर्ड इरविन ने। यहाँ से राष्ट्रपति देख लेते हैं।
भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संविधान में राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था अनुच्छेद 62 के तहत है। राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य की शक्ति लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपये। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि से। राष्ट्रपति चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्ताव एवं अनुमोदन की संख्या 50-50 है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि 15,000 रुपये। कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिलने पर जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के पद शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र मृत्यु या हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे 6 माह के भीतर भर जाना चाहिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1968 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया उत्तर प्रदेश में 10 बार। सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में और सबसे कम कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्रमशः 6 माह 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय स्थिरता खतरे में होने पर अब तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए एक समय 2 माह। प्रमुख राष्ट्रपति भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो बाद में दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है M हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार जो है वह कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन का। देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति बीबी गिरी है। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह। भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 से संबंध में भारत के पहले गैर राजनीतिक वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति भवन देख लेते हैं यहाँ से।
राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। एडविन लुटियन प्रमुख वास्तुकार थे। राष्ट्रपति भवन स्थित है नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत उद्यान। जनवरी 2023 में यहाँ से उपराष्ट्रपति देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद प्रेरित अमेरिका के संविधान से। राज्यसभा के सभापति होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यकाल संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मालिक वेतन 4 लाख रुपए। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ, कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद की व्यवस्था जो अनुच्छेद 74 के तहत देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नाम मात्र का प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रमुख प्रधानमंत्री देख लेते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री के पद पूर्ण गैर संवैधानिक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वह पी.वी. नरसिम्हा राव। एक ही दिन सदन का समान एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। यहाँ से मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ये अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के तहत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली समूह होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री। मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। अनुच्छेद 352 खंड 3 में संविधान मंत्रिपरिषद जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और
संग्रहकर्ता होता प्रधानमंत्री। संसदीय समिति, भारत के नए संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई है 1991 ईस्वी में। संसद के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर विधेयक या मुद्दे की जांच गहराई से कर सके, इसलिए यह कार्य किया जाता है संसदीय समिति द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य होते हैं 30, केवल लोकसभा राज्यसभा में नहीं। प्राक्कलन समिति सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल से होता है। सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण वित्तीय समिति लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति का गठन 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति के सदस्य की कुल संख्या 22 है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो विपक्ष का कोई नेता होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य सीएजी, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की बारीकी से जांच करता है। यहाँ से राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 3 मई 1952 में। राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से 12 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के अस्थायी सदन, क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य। राज्यसभा के सदस्य संघों के प्रतिनिधित्व किया जाता है उसकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सभापति अपनी इस्तीफा देता है प्रधानमंत्री को। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के गणपूर्ति का कोरम संख्या 1/10 है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एम.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव बी.एस. रामादेवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जो अभिनेता पृथ्वीराज कपूर है। लोकसभा का गठन का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 में। लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। 530 राज्य और 20 केंद्रशासित प्रदेश से। पहले यह संख्या 552 थी, लेकिन 104 में संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाई जाते हैं? 2 बार। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा में कुल सीटें आरक्षित है 131। लोकसभा में एससी तथा एसटी के लिए सीटें आरक्षित है क्रमशः 84 सीटें तथा 47 सीटें। एससी के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश में 17 सीटें। एसटी के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश में 6 सीटें। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वह क्षेत्रफल से लद्दाख, छोटा चांदनी चौक, दिल्ली है। लोकसभा की सीटों का आवंटन तय किया जा सकता है परिसीमन आयोग द्वारा। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में राज्यों की सीटों आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में प्रथम चुनाव जो होता है वह 1952 में। लोकसभा राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की
जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25,000, SC ST के लिए 12,500 रुपया है। लोकसभा नेता होता है प्रधानमंत्री। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तार्किक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 तारांकिक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप में। पहली बार विपक्ष दल का नेता को मान्यता दी गई है वह 1969 में। राज्यसभा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में विपक्ष सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन पे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रथम स्पीकर जिससे विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है GB मालवंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा कोरम एवं गणप्रति का कुल सदस्य संख्या होता है 1/10। अनुच्छेद 100 में लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री का वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य अपने बीच से। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे देता है। उपाध्यक्ष के अध्यक्ष को प्रथम उपाध्यक्ष जो है वह GB मालवंकर है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत शयन अयंगर है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। प्रथम दलित अध्यक्ष GMC बालयोगी है। प्रथम महासचिव लोकसभा के MN कौल है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों सम्मेलन का पदेन महासचिव जो होता है वह लोकसभा के महासचिव। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत। यहाँ से विधेयक और वित्तीय मामले देख लेते हैं। भारतीय संसद में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विधेयक होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 107 एवं अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 117 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और विधेयक का प्रावधान वर्णित अनुच्छेद 368 में। साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति देना आवश्यक है राष्ट्रपति की। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत भारत का कानूनी अधिकारी देख लेते हैं। भारत का प्रथम एवं सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत संसद के सदन न होने पर भी सदन के बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को उसके दायित्व के निर्वहन में मदद करता है। सॉलिसिटर जनरल। भारत में सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी और न्यायिक सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल का पद होता है संवैधानिक नहीं होता है, वैधानिक होता है। सॉलिसिटर जनरल का पद जो है ये वैधानिक होता है, संवैधानिक नहीं होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है ये महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 165 के तहत प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। भारत
सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों को ऑडिट करता है। CAG अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षक करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर। अनुच्छेद 151 के तहत लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शन होता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन के विषय में उपबंध किया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 124 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार प्राप्त है। वह अनुच्छेद 137 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित कर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होता है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वह हीरालाल जे कनरिया है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी है। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता। अनुच्छेद 137 के तहत संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ जो है 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करता है। जनहित याचिका दाखिल की जा सकती। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत PIL का पूर्ण रूप है वह पब्लिक दोस्तों ये नहीं दिख रही है अच्छा से। भारत की पहली जनहित याचिका माना जाता है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 को, जिसके कारण हजारों विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। यहाँ से उच्च न्यायालय देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 214 के तहत वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश जो 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है। न्यायाधीशों का शपथ दिलाता है राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला किया जाता है। अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चाडी केरल में। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। यहाँ से हम लोग उच्च न्यायालय की स्थापना देख लेते हैं। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 कोलकाता, बम्बई व मद्रास में। सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ये कलकत्ता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना जो है
25 मार्च 2013 में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 26 मार्च 2013 में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद में 160 है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम में 3 है। यहाँ से उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय जो है यह गुवाहाटी, इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। गुवाहाटी के अधीन असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। पंजाब व हरियाणा के अधीन जो है ये चंडीगढ़ है। कोलकाता के अधीन पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप है। मद्रास के अधीन कोचीन और तमिलनाडु है। केरल के अधीन केरल और लक्षद्वीप है। बम्बई के अधीन महाराष्ट्र और गोवा, दमन, दादर और नागर हवेली है। यहाँ से राज्य विधान मंडल देख लेते हैं। राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान जो है कहा जाता है विधानमंडल। विधानमंडल का वर्णन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में 3 अंग है: विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल में अस्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। अनुच्छेद 171। विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा। राज्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 तथा कम से कम 40। विधान परिषद में धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। विधान परिषद में कुल संख्या जो 1/6 भाग मनोनीत करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 171 के तहत भारत में केवल 6 राज्य में विधान परिषद में मौजूद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष है। विधान परिषद विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 5 वर्ष व 6 वर्ष है। राज्य स्तर में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या होता है 60 और 500। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह होता है। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल के शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति नीति होता है राज्यपाल की कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित सीमा नहीं है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपया है। राज्यपाल का वेतन दिया जाता है संचित निधि से। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति होता है राज्यपाल। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारतीय राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। यहाँ से हम लोग निर्वाचन आयोग देख लेते हैं। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक स्थान है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय निकाय, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त
सुकुमार सेन है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामा देवी। अब सर्वप्रथम आम चुनाव आयोग 1951-52 में राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया जाता। 1983 के चुनाव में संविधान के दौरान कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार दिया जाता? अनुच्छेद 326 में पहली बार प्रयोग के तौर पर EVM का प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में आम चुनाव के सभी विधानसभा चुनाव में EVM का प्रयोग जो है वह 2009 में। यहाँ से हम लोग पॉलिटी संबंधित विविध जो दिया हुआ कुछ वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल। 1957 में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण सुविधा प्रदान किया गया। 8वां संविधान संशोधन 1960 द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 44 में है। धारा 32 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या के कोशिश से। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान प्राप्त हुई है 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार जो है वह विधिक अधिकार है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन मई 1990 में। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1993 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। भारत प्रसार अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु